पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की कि पुनर्जागरण का साहित्य और कला पर क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो में हम पुनर्जागरण का विज्ञान पे जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि पुनर्जागरणकालीन विज्ञान निरीक्षण, अनुसंधान और जांच पर आधारित था। अब एक एक करके हम उन वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे जो पुनर्जागरण काल में हुए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कोपरनिकस। ये पोलैंड का रहने वाला था। इसने टोलेमी के सिद्धांत को चुनौती दी। टोलेमी दूसरी शताब्दी का यूनानी खगोल शास्त्री था और उसने ये कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और चर्च ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन कोपरनिकस ने टोलेमी के सिद्धांत को चुनौती दी और उसने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और उसने एक जो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी वो थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टाइल बॉडीज़। बाद में चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे वैज्ञानिक जिसकी चर्चा हम करेंगे वो है केपलर। ये जर्मन विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और गणित के सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। इनके अनुसार ग्रह की गति गोल होने के स्थान पर अंडाकार है। तो जो केपलर ने नया सिद्धांत दिया उसे लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहा जाता है। अन्य जो वैज्ञानिक हैं वो हैं ब्रूनो, ये इटालियन था और कोपरनिकस के सिद्धांत को इसने भी स्वीकार किया। बाद में चर्च ने इसको बंदी भी बना लिया और इसे जिंदा जला दिया गया। अगले जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं वो हैं गैलीलियो। ये इटालियन खगोल शास्त्री था और पैडुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और ग्रहों का अध्ययन किया। गैलीलियो ने पेंडुलम का सिद्धांत दिया, इससे दीवार घड़ियों का निर्माण संभव हो सका। अब जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक की बात हम करें वो हैं आइजैक न्यूटन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और गति के सिद्धांत दिए। अगले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं रीन देकार्ते। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने बीज गणित का प्रयोग ज्यामिति में करना सिखाया। एक अन्य जो वैज्ञानिक हैं वो हैं तारतगलिया। ये इटालियन वैज्ञानिक थे और इन्होंने घनत्व का सिद्धांत दिया। अन्य वैज्ञानिक स्टीवेंस, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुद्रा, नाप और तोल में दशमलव का प्रयोग करना सिखाया। एक अन्य वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने चुंबक का सिद्धांत दिया। अन्य जो व्यक्ति हैं वो हैं जेबी हेलमोंट और इन्होंने गैस शब्द को प्रतिपादित किया और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज इन्होंने की। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। पैसेडियम, ये नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के रहने वाले थे और शरीर की रचना का अध्ययन इन्होंने किया। विलियम हॉर्वे, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और लंदन स्कूल ऑफ साइंस एंड मेडिसिन में ये प्रोफेसर थे और इन्होंने रक्त संचरण का अध्ययन किया। नेपियर, ये स्कॉटलैंड के थे और लॉग टेबल का आविष्कार इन्होंने किया। अब हम बात करेंगे कि पुनर्जागरण काल में जो भौगोलिक खोजें हुई वो किस प्रकार भौगोलिक खोजें हुई और भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार पुनर्जागरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। भौगोलिक खोजों की अगर मैं बात करूं तो भौगोलिक खोजों के पीछे दो आवश्यकताएं थी। एक थी आर्थिक और एक थी धार्मिक। यूरोप और एशिया का जो भू व्यापार हुआ करता था उसके ऊपर अरब व्यापारियों का एकाधिकार हुआ करता था। 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि एशिया और यूरोप का जो भूमार्ग था वो अवरुद्ध हो गया और अब नए समुद्री मार्ग खोजने के प्रयास होने लगे। भौगोलिक खोजों में जो दो राष्ट्रों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे पुर्तगाल और स्पेन। अब थोड़ी सी चर्चा हम पुर्तगाल के प्रयासों की करेंगे। पुर्तगाल को भौगोलिक खोजों में श्रेय दिलाने का काम जो किया वो था प्रिंस हेनरी और इसने एक नेवल स्कूल स्थापित किया था, इसलिए इसको नेविगेटर प्रिंस भी कहा जाता है। अच्छा, पुर्तगालियों को इस बात की जानकारी थी कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर पूर्व में पहुंचा जा सकता है, यानी ईस्ट अगर हमें जाना है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का चक्कर लगाकर हम ईस्ट में पहुंच सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अफ्रीका का तट बहुत लंबा है, मतलब उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और स्पेनिश इस बात को जानते थे, स्पेन जो थे, स्पेन के नाविक इस बात को जानते थे, लेकिन उन्होंने ये बात पुर्तगालियों को
नहीं बताई। प्रिंस हेनरी ने 1442 में उत्तरी अफ्रीका के तटों के लिए नए समुद्री मार्ग खोज निकालने के लिए कुछ नाविक भेजे, लेकिन वो अफ्रीका का लगभग आधा तट ही खोज पाए थे कि प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो है कैप्टन बार्थोलोमियो डियाज। इसने अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए अफ्रीका के अंतिम छोर तक की यात्रा की। अच्छा, इसका लक्ष्य था कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर ये भारत पहुंचना चाहता था, लेकिन अंतिम छोर पर पहुंचकर उसके नाविकों ने विद्रोह कर दिया। अंतिम छोर पर पहुंचकर उसने इसे जो नाम दिया वो था केप ऑफ स्टॉर्म, और इस समय पुर्तगाल का शासक था जॉन सेकंड। बाद में इस जॉन सेकंड ने जो कैप्टन बार्थोलोमियो डियाज ने जो अंतिम छोर का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा था, उसे बदलकर इसने केप ऑफ गुड होप रख दिया। अगला महत्वपूर्ण नाम है वास्को डी गामा। इसके बारे में लगभग हम सभी इसके नाम से परिचित हैं, और ये अपने 4 जहाज और एक अरबी नाविक के साथ में अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ और केप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत पहुंचा। भारत पहुंचने की इसकी जो तारीख थी वो थी 17 मई 1498, और 27 मई को ये जेमोरिन से मिला, जो केरल में कालीकट है। कालीकट पहुंचा था सबसे पहले, और वहाँ के शासक को जेमोरिन कहा जाता था। तो 17 मई 1498 को ये भारत में केरल में कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, और 27 मई को ये जेमोरिन से मिला। अपनी यात्रा को पूर्ण करने में इसको लगभग 10 महीने और 14 दिन लगे, और ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा जब वापस गया तो उसकी संपूर्ण यात्रा पर जितना व्यय हुआ था उसका 60 गुना कीमत का अधिक सामान लेकर वो अपने साथ वापस गया। पुर्तगाल के प्रयासों में जो अगला महत्वपूर्ण नाम है वो है पेड्रो काब्राल, और इसने ब्राज़ील की खोज की थी। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्र, जैसा हम बता चुके हैं कि भौगोलिक खोजों में 2 राष्ट्रों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल के प्रयासों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्पेन के प्रयासों की। स्पेन वासियों को भौगोलिक खोजों में श्रेय दिलाने का कार्य जिसने किया वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। और जानने वाली बात यह है कि कोलंबस मूल रूप से स्पेनिश नहीं था, वो मूल रूप से इटालियन था, और इटली में जो जेनोवा नगर है वहाँ का रहने वाला था। कोलंबस ने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत पढ़े थे, और जब इटली में उसको सहायता नहीं मिली, उसको किसी भी प्रकार के अपने जो नाविक के रूप में वो दूर दूर की खोजों पे जाना चाहता था, जब इटली में उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली तो वो स्पेन चला गया, और स्पेन की महारानी इसाबेल ने फाइनली उसको स्पॉन्सर किया। 3 अगस्त 1492 को ये अपने 3 जहाज लेकर स्पेन से चला। स्पेन में एक जगह है कार्डिज, वहाँ से ये चला। और अगर हम बात करें, इसके 3 जहाज़ों के नाम थे पिंटा, नीना और सेंटा मारिया। ये सबसे पहले कार्डिज से साउथ की ओर चला, दक्षिण की ओर चला सबसे पहले, और कनेरी आइलैंड है स्पेन के दक्षिण में, जो कनेरी आइलैंड है वहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ से फिर इसने वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में अपनी यात्रा आरंभ कर दी। अगले 5 सप्ताह तक ये समुद्र में चलता रहा, लेकिन कोई भूमि दिखाई नहीं दी। अब धीरे धीरे इसके साथ जो नाविक आए थे वो असंतुष्ट हो गए, और उन्होंने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। लेकिन किसी भी तरह इसने उनको मोटिवेट किया, उनमें जोश पैदा किया, और फाइनली 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस वेस्ट इंडीज़ में जो बहामा द्वीप है वहाँ पे पहुँचा। वेस्ट इंडीज़ में बहामा द्वीप पर पहुँचा, और वहाँ के लोगों को इसने इंडियन नाम दे दिया, इंडियन कह दिया उनको कि ये इंडिया है और यहाँ के लोग इंडियन हैं। और वहाँ से वापसी में कुछ दुर्लभ पौधे, चिड़िया और वहाँ के स्थानीय लोगों को सबूत के तौर पर ये अपने साथ ले आया। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है अमेरिगो वेस्पूची। समझने वाली बात यह है कि ये भी मूल रूप से स्पेनिश नहीं था, बल्कि ये भी मूल रूप से इटालियन था, और स्पेन की सेवा में था ये। इसने अमेरिका के प्रमुख भूमार्ग की यात्रा की थी, और इसी ने पहली बार ये कहा था कि ये एशिया से एक अलग महाद्वीप है, और इसी के नाम के ऊपर जो अमेरिका महाद्वीप का नाम है वो इसी के ऊपर अमेरिका पड़ा, इसी के नाम पर महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है फर्डिनेंड मैगलन। ये भी इसने हालांकि प्रयास स्पेन की तरफ से किए, लेकिन मूल रूप से ये पुर्तगाली था। तो यहाँ देखने की बात यह है कि स्पेन के जितने भी प्रयास किए गए हैं उसमें मूल रूप से स्पेनिश कोई भी नहीं है। कोलंबस और अमेरिगो वेस्पूची मूल रूप से इटालियन है, और अभी हम जिसकी चर्चा करेंगे फर्डिनेंड मैगलन, ये पुर्तगाली है।
स्पेन के राजा फर्डिनेंड सेकंड ने उसे गर्म मसाले पैदा करने वाले देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज निकालने का काम सौंपा उसको। 1519 में ये अपने 5 जहाज़ लेकर स्पेन से चला। दक्षिण अमेरिका के अंतिम छोर पर ये पहुंच गया, जहां उसको जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल है उसका बिल्कुल जो फार ईस्ट जो साउथ, मैं फार ईस्ट बोल गया गलती से, जो बिल्कुल दक्षिणतम जो बिंदु है उसको मैगलन स्ट्रेट कहते हैं। और यहाँ से ये प्रशांत महासागर पहुँचा और वहाँ से ये फिलीपींस पहुँचा। यानी कि स्पेन से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए और फिर प्रशांत महासागर में और ईस्ट की तरफ ये गया, फिलीपींस पहुँचा। और कहते हैं कि यहाँ के कबीलों ने उसकी हत्या कर दी। और फाइनली उसका एक जहाज़, जो 5 जहाज़ ये लेकर चला था, उसमें एक जहाज़ का नाम था विक्टोरिया। उन विक्टोरिया जहाज़ पे जो 18 यूरोपियंस नाविक थे उनके साथ में लेकर आते समय अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए ये स्पेन पहुंचा। और फर्डिनेंड मैगलन को समुद्री जहाज़ से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। यानी पहली बार ये ऐसा व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलन जिसने समुद्री जहाज़ से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये वापसी में, फिलीपींस में इसकी हत्या हुई थी और ये वापसी का सफ़र नहीं कर पाया और स्पेन नहीं पहुँच पाया था। तो ये जो भौगोलिक खोजें हुई उसका जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो निकला वो ये हुआ कि भौगोलिक खोजों के बाद में भूमध्य सागर का महत्व कम हो गया और इस कारण इटली पिछड़ गया और पश्चिमी यूरोपीय देश यानी कि पुर्तगाल और स्पेन का महत्व अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो भौगोलिक खोजों के बाद में इटली की स्थिति कमज़ोर होती चली गई तथा पश्चिमी यूरोपीय देश पुर्तगाल और स्पेन की स्थिति मजबूत होती चली गई।